डायफ्राम के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरकोस्टल मसल, मींस अंतरापरशुक पेशियां। इंटर मींस होता है दो के बीच में, कोस्टल वर्ड मतलब होता है रिब्स, पसलियां। तो दो पसलियों के बीच में पाए जाने वाली मसल को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की। फर्स्ट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मींस वह अंतरापरशुक पेशी, एंड सेकेंड, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल मींस आंतरिक अंतरापरशुक पेशी। ईआईसीएम और आईआईसीएम किस तरीके से रिब्स पे अटैच होते हैं उसे देखते हैं। ईआईसीएम की बात करें तो ये अपर रिब के डोर्सल साइड से निकलती है और लोअर रिब के वेंट्रल साइड पर जाकर अटैच होती है, या ऐसे बोल सकते हैं ऊपरी पसली के पिछले भाग से निकलकर निचली पसली के आगे वाले भाग पर जाकर जुड़ती है। तो ये तो था ईआईसीएम का अटैचमेंट। आईआईसीएम जस्ट इसके अपोजिट अटैच होती है। कैसे? ईआईसीएम में अभी हमने क्या पढ़ा, ऊपरी रिब के या ऊपरी पसली के पिछले भाग से निकलकर लोअर रिब मींस निचली पसली के आगे वाले भाग पर जुड़ती है। इसका उल्टा करें आईआईसीएम तो ये निचली वाली पसली के पीछे वाले भाग से निकलकर ऊपरी पसली के आगे वाले भाग पर जुड़ती है। मींस लोअर रिब के डोर्सल साइड से निकल के अपर रिब के वेंट्रल साइड पर जुड़ती है। जब ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्शन करती है, ईआईसीएम हमें पता है इस तरीके से जुड़े हुई रहती है, तो जब ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये रिब्स को ऊपर की तरफ और आगे की तरफ लेकर जाएगी, और जब आईआईसीएम कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये रिब्स को अंदर की तरफ और नीचे की तरफ लेकर आएगी। तो हमने पढ़ा ईआईसीएम और आईआईसीएम का किस तरीके से रिब्स पर अटैचमेंट होता है। अब पढ़ते हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन या इनके संकुचन की वजह से क्या होता है। जब ईआईसीएम मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो या आईआईसीएम मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों में ही दो स्ट्रक्चर का मूवमेंट होता है। एक रिब्स मींस पसलियां और दूसरा उरोसी मींस स्टर्नम। दोनों ही जगहों पर केवल इन्हीं दो स्ट्रक्चर का मूवमेंट होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं ईआईसीएम। ईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्शन मींस संकुचन की वजह से रिब्स और स्टर्नम ये मूव करते हैं ऊपर और बाहर की तरफ। अगर हमारे रिब्स और उनसे जुड़ी हुई स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ जाएंगे तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो हमने पढ़ा था तो वो आपको फुफ्फुसी आयतन में भी प्रतिबिंबित होता है। मींस वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फुफ्फुसी आयतन भी बढ़ जाएगा। फुफ्फुसी आयतन बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर जो वायु है उसका दाब कम हो जाएगा। मींस आंतर फुफ्फुसी दाब, या इसे बोल सकते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है, वायुमंडल में एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी और इसी को बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो मैं सीधे से कह सकता हूं कि जब हमने डायफ्राम पढ़ा था तब उसके संकुचन से अंतःश्वसन हो रहा था, और अभी हमने ईआईसीएम पढ़ा तो भी इसके संकुचन से अंतःश्वसन हो रहा है। मतलब जब अंतःश्वसन होगा तो दो चीजों का संकुचन होगा, एक तो डायफ्राम का और दूसरा ईआईसीएम का। ये हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं आईआईसीएम पे। आईआईसीएम काम करता है बलपूर्वक निश्वसन मींस फोर्सफुल एक्सप्रेशन में। इसका नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सप्रेशन में कोई रोल नहीं होता। याद रखना है किसमें काम करेगा, फोर्सफुल एक्सप्रेशन में काम करेगा। और जब इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम नीचे और अंदर की तरफ चली जाएंगी। हमारी रिब्स और स्टर्नम अगर नीचे और अंदर की तरफ जाएंगी तो हमारे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। यहां पर दो एरो लगा रखें, इसका मतलब वक्ष गुहा का आयतन ज्यादा कम हो रहा है, क्योंकि वक्ष गुहा का आयतन तो कम
सामान्य निश्वसन में भी होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि बलपूर्वक निश्वसन कर रहे हैं तो वक्ष गुहा का आयतन ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसे ही फुफ्फुसीय आयतन भी फिर ज्यादा कम होगा, तो अंतर फुफ्फुसीय दाब ज्यादा बढ़ जाएगा। अंदर लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर एयर का प्रेशर कम है, तो एयर अंदर से बाहर तेजी से चली जाएगी और इसी को बोलते हैं निश्वसन। और वो भी कैसा निश्वसन है? फोर्सफुल एक्सप्रेशन या बलपूर्वक निश्वसन। तो हमने पढ़ा EICM की वजह से तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ जाते हैं, जबकि IICM की वजह से रिब्स और स्टर्नम नीचे और अंदर की तरफ जाते हैं। एक की वजह से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो उसकी वजह से आगे चलकर अंतःश्वसन होता है, और इसकी वजह से IICM की वजह से वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जो आगे चलकर फोर्सफुल एक्सप्रेशन में काम करती है। तो ये थी दो तरीके की मसल। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मीन्स संवातन की क्रियाविधि। जैसा कि हम ब्रीदिंग वर्ड से पहले से ही जानते हैं कि ब्रीदिंग में दो प्रोसेस सम्मिलित होती हैं, फर्स्ट इंस्पिरेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन मीन्स अंतःश्वसन एंड एक्सप्रेशन मीन्स बहिःश्वसन। इंस्पिरेशन में हम एनवायरमेंट से एयर को अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर पहुंचाते हैं, जबकि एक्सप्रेशन में हम कूपिका से या कूपिकीय वायु को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से दो प्रोसेस ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हीं प्रोसेस की अब हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले। तो हम यहाँ पर दो तरीके के संवातन के बारे में पढ़ेंगे। एक नॉर्मल मीन्स सामान्य संवातन या सामान्य श्वसन, और दूसरा फोर्सफुल ब्रीदिंग मीन्स बलपूर्वक संवातन या बलपूर्वक श्वसन। और दोनों में ही हम दो तरीके के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे? चाहे वो नॉर्मल ब्रीदिंग है चाहे वो फोर्सफुल ब्रीदिंग है, दोनों में ही अंतःश्वसन और बहिःश्वसन, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन प्रोसेस होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग मीन्स सामान्य श्वसन को। सामान्य श्वसन की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली सामान्य अंतःश्वसन मीन्स नॉर्मल इंस्पिरेशन, एंड दूसरी नॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स सामान्य बहिःश्वसन। नॉर्मल इंस्पिरेशन मीन्स सामान्य अंतःश्वसन एक सक्रिय क्रिया होती है। क्यों कह रहे हैं हम सक्रिय क्रिया? क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर जो ऊर्जा जरूरी है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। यहाँ ऊर्जा यूज हो रही है क्योंकि ये अंतःश्वसन पेशियों की संकुचन की वजह से होता है, जबकि बहिःश्वसन एक निष्क्रिय क्रिया होती है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर किसी भी पेशी का संकुचन नहीं होता। जब हम मसल के बारे में पढ़ते हैं या पेशी के बारे में पढ़ते हैं तो जानेंगे कि पेशी के संकुचन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि यहाँ पेशियों का संकुचन हो रहा है, तब ये क्रिया हो रही है, इस वजह से यह एक सक्रिय क्रिया है मीन्स एक्टिव प्रोसेस। जबकि यहाँ पर किसी भी पेशी का कोई संकुचन नहीं है, इस वजह से ये एक निष्क्रिय क्रिया होती है। तो फर्स्ट पॉइंट दोनों का समझ में आ गया। अंतःश्वसन में 2 सेकंड लगते हैं, जबकि नॉर्मल एक्सप्रेशन में 3 सेकंड लगते हैं, क्योंकि जो क्रिया एनर्जी की वजह से हो रही है या जिस क्रिया में ऊर्जा यूज हो रही है वो जल्दी होगी, तो ये जल्दी है, इसी वजह से ये 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। जबकि नॉर्मल एक्सप्रेशन एक निष्क्रिय क्रिया होने की वजह से 3 सेकंड में कंप्लीट होता है। यहीं पर हम एक पॉइंट पढ़ें तो इन दोनों को मिलाकर एक ब्रीथ बन रही है, मीन्स एक श्वसन हो रहा है। तो एक श्वसन में टोटल जो टाइम लगेगा वो है 5 सेकंड का, और अगर हम 1 मिनट में निकालें तो ऐसा 12 बार होगा, मीन्स 12 टाइम्स। तो अगर किसी व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर की बात करें तो वो होगी 12 to 16 पर मिनट। वापस यहीं पर आते हैं। हमने पढ़ा कि नॉर्मल इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस,
नॉर्मल एक्सप्रेशन एक पैसिव प्रोसेस, नॉर्मल इंस्पिरेशन में 2 सेकंड लग रहे हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन में 3 सेकंड लगते हैं। अब थर्ड वाले पॉइंट पर आते हैं जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट है। नॉर्मल इंस्पिरेशन तब होगा जब आंतर फुफ्फुसीय दाब मींस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, किससे? वायुमंडलीय वायु दाब मींस एनवायरमेंटल एयर प्रेशर से। एनवायरमेंट में जो एयर का प्रेशर है अगर वो ज्यादा है और एयर जो लंग्स में है उसका प्रेशर कम है, तो वातावरण से वो एयर लंग्स में चली जाएगी और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन। सेकंड, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मींस एक्सप्रेशन में आंतर फुफ्फुसीय दाब जब ज्यादा होगा वायुमंडलीय वायु दाब से, तब जाकर ये प्रोसेस होगा। मींस लंग्स के अंदर अगर प्रेशर एयर का ज्यादा है और बाहर वायुमंडल में एयर का प्रेशर कम है, तो एयर लंग से वायुमंडल में चली जाएगी क्योंकि एयर हाई प्रेशर से लो में जाएगी। तो जैसे ही एयर बाहर जाएगी लंग से, उसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा कि नॉर्मल इंस्पिरेशन तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो एनवायरमेंटल एयर प्रेशर से, और नॉर्मल एक्सप्रेशन तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो एनवायरमेंटल एयर प्रेशर से। अब आते हैं फोर्थ नंबर के पॉइंट पे, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में जिन 2 प्रकार की पेशियों का संकुचन होता है वो है फर्स्ट डायफ्राम और दूसरा बाह्य अंतरापर्शुक पेशी मींस EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। 2 पेशियों की संकुचन की वजह से नॉर्मल इंस्पिरेशन होता है। कैसे? हम जानते हैं कि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो गुंबद से और चपटा हो जाता है, उसकी वजह से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। और किस अक्ष में बढ़ता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, अग्र पश्च अक्ष में मींस एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। जबकि EICM की वजह से पसलियां और उरोस्थी मींस रिब्स और स्टर्नम ये आगे और ऊपर की तरफ आ जाते हैं, इसकी वजह से भी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और ये बढ़ता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में मींस पृष्ठ आधार अक्ष में। याद रखना है, डायफ्राम की वजह से वक्ष गुहा का आयतन या डायफ्राम के संकुचन की वजह से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस मींस अग्र पश्च अक्ष में, जबकि EICM या अंतरापर्शुक पेशी बाह्य अंतरापर्शुक पेशी के संकुचन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस मींस पृष्ठ आधार अक्ष में। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी। तो हमने पढ़ा कि इन दोनों की वजह से ही वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी चेंज आता है तो वो पल्मोनरी वॉल्यूम मींस फुफ्फुसी आयतन में भी आएगा। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा तो फुफ्फुसी आयतन भी बढ़ेगा, फुफ्फुसी आयतन बढ़ेगा तो उसके अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, और यही तो हमें चाहिए क्योंकि आंतर फुफ्फुसीय दाब जब कम होगा वायुमंडलीय वायु दाब से तो एयर अंदर आ जाएगी और उसी को बोलते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब आते हैं नॉर्मल एक्सप्रेशन पे, क्योंकि यहां पर किसी भी पेशी का कोई संकुचन नहीं होता, इसी वजह से तो ये एक निष्क्रिय क्रिया कहलाती है। तो फिर यहां पर जब किसी मसल का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो फिर होता क्या है, तो यहां रिलैक्सेशन होता है, केवल मींस शिथिलन होता है उन पेशियों का जिनका की संकुचन अंतः श्वसन में हो चुका है। तो अंतः श्वसन में जिन पेशियों का संकुचन होता है बहिः श्वसन में उन्हीं पेशियों का शिथिलन होता है। तो वो 2 मसल हैं, फर्स्ट डायफ्राम और दूसरी टाइप की मसल है EICM। तो ये तो था नॉर्मल ब्रीदिंग। अब आते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। बलपूर्वक संवातन में भी 2 प्रोसेस है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सप्रेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी एक सक्रिय क्रिया है और फोर्सफुल एक्सप्रेशन भी एक सक्रिय क्रिया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही क्रियाओं में
मसल के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मसल मीन्स पेशियों के संकुचन से ये क्रिया हो रही है, इस वजह से ये दोनों ही सक्रिय क्रिया होते हैं। इन चारों में से केवल नॉर्मल एक्सप्रेशन एक ऐसी क्रिया है जो कि निष्क्रिय है, क्योंकि इसमें किसी भी मसल का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। अच्छा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात करें तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जो नॉर्मल इंस्पिरेशन में पेशियां संकुचित होती हैं, वही फोर्सफुल इंस्पिरेशन में भी हो रही हैं। तो डिफरेंस क्या है? यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक नॉर्मल के हिसाब से, जबकि फोर्सफुल इंस्पिरेशन में मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों प्रकार की पेशियों के होते हैं। मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन मतलब अत्यधिक दाब के साथ संकुचन होना, ये डायफ्राम और एआईसीएम का फोर्सफुल इंस्पिरेशन में होता है। तो जो वक्ष गुहा का आयतन यहां बढ़ता था वो यहां पर और ज्यादा बढ़ेगा, तो फुफ्फुसीय आयतन और ज्यादा बढ़ेगा, तो आंतर फुफ्फुसीय दाब और कम हो जाएगा और वायु तेजी से बाहर से अंदर आ जाएगी और उसको बोलेंगे फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब आते हैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन। फोर्सफुल एक्सप्रेशन में भी दो पेशियों का संकुचन होता है। पहला आईआईसीएम मीन्स आंतरिक अंतरापर्शुक पेशी मीन्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरे प्रकार की पेशियां हैं उदरीय पेशियां मीन्स एब्डोमिनल मसल। दोनों प्रकार की पेशियों के संकुचन की वजह से फोर्सफुल एक्सप्रेशन हो रहा है, इसी वजह से ये एक सक्रिय क्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहिःश्वसन में किस पेशी का संकुचन होता है, तो आंसर जाएगा नन ऑफ द एबव मीन्स किसी भी पेशी का कोई संकुचन नहीं होता, चाहे ये दोनों ऑप्शन में दे रखी हैं और तीसरे ऑप्शन में डायफ्राम दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में आपसे नॉर्मल और फोर्सफुल वर्ड नहीं दिया है तो आपको आंसर नॉर्मल के हिसाब से देना है, और अगर आपसे फोर्सफुल पूछा जाए तो फोर्सफुल एक्सप्रेशन में दो पेशियों का संकुचन होता है, फर्स्ट आईआईसीएम और दूसरा एब्डोमिनल मसल, और इसी वजह से इन दोनों पेशियों को जो कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन के लिए या बलपूर्वक बहिःश्वसन के लिए जिम्मेदार हैं, इसी वजह से इन दोनों पेशियों को एक्सपिरेटरी मसल बोला जाता है। तो एक्सपिरेटरी मसल कौन कौन है? आईआईसीएम एंड उदरीय पेशियां मीन्स एब्डोमिनल मसल। आईआईसीएम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी वजह से पसली और हमारे पुरोस्थी ये अंदर और नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। जबकि उदरीय पेशियां मीन्स एब्डोमिनल मसल जो कि हमारे उदर में पाई जाती हैं, वो जब संकुचित होती हैं तो ऑर्गन का मूवमेंट होता है। उन ऑर्गन के मूवमेंट की वजह से डायफ्राम को वो ऑर्गन पुश करते हैं, तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पेशियों की संकुचन की वजह से वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, और वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फुफ्फुसीय आयतन भी कम होगा। फुफ्फुसीय आयतन कम होगा तो आंतर फुफ्फुसीय दाब बढ़ेगा और एयर तेजी से बाहर आ जाएगी, और उसी को बोलते हैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन मीन्स बलपूर्वक बहिःश्वसन। तो हमने दो तरीके की ब्रीदिंग पढ़ी, नॉर्मल ब्रीदिंग और दूसरी फोर्सफुल ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद ब्रीदिंग दो प्रकार की हम और पढ़ते हैं। वो दो प्रकार की ब्रीदिंग है एब्डोमिनल ब्रीदिंग मीन्स उदरीय संवातन, एंड सेकंड थोरेसिक ब्रीदिंग मीन्स वक्षीय संवातन। ये दोनों नाम किस बेसिस पर दिए गए तो वो जानते हैं। सबसे पहले जब किसी पर्सन में सांस लेने के टाइम पर या ब्रीदिंग के दौरान जो उसके रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो थोरेक्स रीजन में दिखाई दे रहे हैं, वक्ष वाले रीजन में दिखते हैं, या फिर एब्डोमेन मीन्स उदर वाले रीजन में दिखते हैं, इस बेसिस पर दो तरीके की ब्रीदिंग होती है। कैसे? अगर मैं फोर्सफुल ब्रीदिंग करता हूं तो उस समय मेरे जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो थोरेक्स मीन्स वक्ष क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है, ऐसी ब्रीदिंग कहलाती है थोरेसिक ब्रीदिंग।
जबकि जब हम सो रहे होते हैं उस समय जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है वो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर रेस्पिरेटरी मूवमेंट हमारे उदर वाले रीजन पर दिखते हैं, मींस एब्डोमेन पे, तो उसे बोलते हैं हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो हमने दो ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, एक थोरेसिक ब्रीदिंग और दूसरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इनमें से जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसे बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जबकि थोरेसिक ब्रीदिंग 3 अवस्थाओं में देखी जा सकती है। पहला, अभी जैसे मैंने फोर्सफुल ब्रीदिंग किया उसमें थोरेसिक ब्रीदिंग देखने को मिलती है। दूसरा, गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलती है। और तीसरा, छोटे नवजात शिशुओं में या न्यूबॉर्न बेबी में भी थोरेसिक ब्रीदिंग मींस उनके जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो थोरेक्स पर दिखाई देता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग जिसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोल रहे हैं उसमें 2 पेशियों का कार्य होता है। इनके संकुचन की वजह से ही ये ब्रीदिंग होती है। उन पेशियों का नाम है डायफ्राम और ईआईसीएम, और इनमें से सबसे ज्यादा रोल होता है डायफ्राम का। इस वजह से जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो दिखाई देते हैं उधर मींस एब्डोमेन से, जबकि थोरेसिक ब्रीदिंग में ये रोल उल्टा हो जाता है। इस वजह से तब मूवमेंट दिखाई देते हैं वक्ष वाले रीजन। अब आते हैं इन वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है यूनिया। यूनिया का मतलब होता है ट्रू या नॉर्मल ब्रीदिंग। हमारी जो सामान्य श्वसन है वो एक, या जो हमारी ट्रू ब्रीदिंग है वो कहलाती है यूनिया। अगर हम एक व्यस्क मानव की बात करें तो उसमें 12 to 16 पर मिनट ये है यूनिया, जबकि एक छोटे बच्चे में बात करें तो उसमें 40 से 44 पर मिनट ये उसकी यूनिया है। ब्रेडनिया वर्ड का मतलब होता है जब श्वसन दर कम हो जाए। श्वसन दर का कम होना कहलाता है ब्रेडनिया, या इसी को बोलते हैं हाइपोनिया। और ऐसा कब होता है? सोने के दौरान। थर्ड नंबर, टैकिनिया। टैकिनिया का मतलब होता है श्वसन दर का बढ़ना, और इसी को बोलते हैं हाइपरनिया। और ऐसा जब हम भाग रहे होते हैं तब होता है। नेक्स्ट, डिस्निया, ये हम पढ़ चुके हैं। जब सांस लेने में तकलीफ हो, परेशानी हो, ऐसी कंडीशन कहलाती है डिस्निया। और ये हमने एक रोग के लक्षण में भी पढ़ा था, और उस रोग का नाम था प्लूरिसी। जब प्लूरिसी का मतलब प्लूरल फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो उस समय सांस लेने में कठिनाई होती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्निया। एनिया, ए मतलब होता है एब्सेंट, एंड PNOEA वर्ड का मतलब होता है संवातन। तो किसी में अगर संवातन अनुपस्थित हो या रुक जाए, लेकिन ये अस्थायी रूप से अगर रुकेगा तब हम बोलेंगे इसे एनिया, क्योंकि अगर स्थायी रूप से संवातन रुक जाएगा तो पर्सन डेथ वाली कंडीशन में चला जाएगा। अस्थायी रूप से संवातन कब रुकेगा? जब कोई पर्सन योगा वाली स्टेज में है, योगा करने के दौरान वो अपने संवातन को थोड़ी देर के लिए रोक दे, तो वो कंडीशन कहलाती है एनिया। लास्ट में दे रखा है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया क्या है? एस्फिक्सिया दम घुटने जैसी स्थिति होती है, सफोकेशन की स्टेट होती है। और ऐसा कब डेवलप होता है? तो जब कहीं आग लग जाए, तो आग लगने की वजह से वहां पर जो ऑक्सीजन है वो यूज होने जाएगी, और यूज होने की वजह से वहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कम ऑक्सीजन एंड उच्च CO2 सांद्रता की वजह से दम घुटने जैसी स्थिति ये कहलाती है एस्फिक्सिया। अब हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज के बारे में, फुफ्फुसीय आयतन और फुफ्फुसीय क्षमताओं के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।